सबसे पहले जान लेते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। राजा रानियों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, अच्छी भी लगती होगी। तो बच्चों, यहाँ की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि होता था। शासन के अंतर्गत कुछ शब्दों को आपने पहले भी सुना होगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन शब्दों को सुना है ना। बिल्कुल वैसे ही इनकी भी एक शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत राजा सर्वोपरि होता था। उसके बाद राजा की सहायता के लिए मंत्री और कर्मचारी होते थे। मंत्री व कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता था? राजा। मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। ये साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। राष्ट्र शब्द की चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी, राष्ट्रगान सुना है ना। तो राष्ट्र मतलब इस शब्द की चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी। तो ये साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांत को ये क्या कहते थे? प्रांत को ये कहते थे मंडलम। जनपद, जनपद को कहते थे नाडु। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, जरा जल्दी से बताइए। जिलों के नाम कितने हैं, याद करिए, 75। तो उसी तरह ये उन्हीं जनपद को क्या बोलते थे? नाडु। अच्छे से याद कर लीजिए, फिर से पूछूंगी मैं ये सवाल। गांव, हम सभी गांव में रहते हैं ना, तो गांव को ये लोग क्या कहते थे? गांव को ये सब कहते थे कुर्रम। कुर्रम वासी अपनी समस्याओं का समाधान बैठकों द्वारा करते थे। हमारे गांव में भी कभी कोई समस्या होती है तो हम सब पंचायत में उन समस्याओं का समाधान साथ बैठकर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कुर्रम वासी अर्थात ग्रामवासी, गांववासी साथ मिलकर समस्याओं का समाधान बैठक में करते थे। तो बच्चों, यहीं से आप देख सकते हैं कि यहीं से स्थानीय शासन यानी आज से मिलती जुलती जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसी समय से उसकी शुरुआत हुई। सिंचाई हेतु तालाब बनवाते थे ये और कर भी वसूलते थे। आर्थिक रूप से ये स्वावलंबी थे, मतलब अपने पैरों पे खड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। इनके यहाँ समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। मतलब समाज में 2 वर्ण होते थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और निर्धन, राज्य धनी और निर्धनों में अंतर था। राज्य में किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे। बस मजदूरों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। खैर, आगे चलते हैं। इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत के जो शासक थे हिंदू धर्म को मानने वाले थे। अन्य धर्मों के प्रति ये उदार थे। जैसे हम सब विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार ये भी अन्य धर्मों के प्रति बहुत उदार थे। बौद्ध व जैन धर्मों के विहारों और मंदिरों के निर्माण हेतु ये सब दान भी करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती थी। आप सब भी पूजा करते हैं ना, तो ये विष्णु और शिव की पूजा विशेष रूप से करते थे। शंकराचार्य धर्म प्रचारक थे। शंकराचार्य, इन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में मठों की स्थापना की। अब आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मठ क्या होता है? हम सभी घरों में रहते हैं, उसी प्रकार ये धर्म प्रचारक मठों में रहते हैं और वहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसी तरह शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। दक्षिण के रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में शक्ति एवं ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 धर्म प्रचारकों के हमने नाम आपसे साझा किए, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। आइए
अब जान लेते हैं कला और साहित्य के बारे में। कला और साहित्य में ठोस चट्टानों को काटकर बड़े व भव्य मंदिरों का निर्माण इन राजवंशों के कार्यकाल में हुआ। मंदिरों के शिखर आयताकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंदिरों के शिखर आयताकार, ऊंचे व कई मंजिला के होते थे। दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थीं। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में कहीं भी निर्मित नहीं थे। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है ना, तो ये इसकी खासियत थी कि उत्तर भारत में इस प्रकार के मंदिर उस समय तक नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर इसका निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। यह 14 मंजिला ऊंचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 14 मंजिला ऊंचा है और इसमें धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। धातु क्या होता है? धातु वह ठोस पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। पढ़ा है ना आप सभी ने, याद आया? लोहा होता है, तांबा होता है, ये सब क्या है? धातु। यहाँ पर आपको नटराज की मूर्ति दिख रही होगी। तो इस समय की मूर्ति कला बहुत ही विकसित थी। देखिए यहाँ पर आपको नटराज की मूर्ति दर्शाई गई है।